हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि डीडी की फास्ट ट्रैक रिवीजन मैं करवाऊंगा, तो उसी की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं और उसी की सीरीज़ में आज एक पहला वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो पूरी ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये मैं मॉड्यूल से ही करवाऊंगा, मतलब मॉड्यूल के कंटेंट से ही करवाऊंगा, सो दैट जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं उनका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और ये वीडियोस जो होंगी वो 10 to 15 मिनट्स की रेंज में होंगी। एक एक चैप्टर को दो दो पार्ट या तीन तीन पार्ट में, डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ, उस हिसाब से किया जाएगा। तो प्लीज़ सारी वीडियोस को देखें अच्छे से और समझें। अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को पोस्ट करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डीडी में दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में 7 चैप्टर्स हैं जो कि अराउंड 40 मार्क्स के लिए हैं, और पार्ट बी में 16 चैप्टर्स हैं जो कि अराउंड 60 मार्क्स के लिए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पार्ट ए में कम चैप्टर्स है लेकिन उसकी जो मार्किंग है वो 40 मार्क्स के आसपास की है, तो हमें कम चैप्टर्स पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए कि फटाफट हमें दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी ख़त्म करके पार्ट ए को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, पार्ट बी को भी रिवाइज करना है, लेकिन ज़्यादा एम्फेसाइज हमें कम चैप्टर्स वाले में करना है जिसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ये वीडियो जो है वो एप्लीकेबल रहेंगी फॉर बोथ ओल्ड प्लस न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए जो डीडी का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन न्यू सिलेबस में कुछ कंटेंट्स चेंज है जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा एंड में, लेकिन वो एंड में आएगी, और अमेंडमेंट्स जो भी रहेंगी वो सेपरेटली कवर की जाएगी। और साथ ही साथ जैसे मैं डीडी का ये ले रहा हूँ फास्ट ट्रैक रिवीजन, वैसे ही मैं फुल आईबीसी का भी रिवीजन लूँगा, और हो सकता है कुछ और सब्जेक्ट्स के भी लूँ डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी। तो इसमें सारा जो कंटेंट है वो मॉड्यूल का ही कवर होगा। और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट एक भी रिवीजन वीडियो आपसे मिस ना हो और आप कंटिन्यूटी में ये वीडियोस देख पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं हम। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क सुनते ही आप सबके दिमाग में आएगा कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में कोई भी काम कैसे किया जाना चाहिए, कब, जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि रेगुलेटरीज की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स भरना और जीएसटी की फाइलिंग होना। अब अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो एमसीए की फाइलिंग होना। तो जो भी ऑब्लिगेशंस है कंप्लायंसेस का, उनका कंपनी अच्छे से पालन कर रही है या फिर मतलब टाइमली उनको फिल कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए एक कंपनी में कंप्लायंस फ्रेमवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ कंपनी अननेसेसरी चीज़ों में फंस सकती है जिससे कि उसके वर्किंग स्टाइल और वर्किंग ऑब्जेक्टिविटी को अचीव होने में दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए सारी कंपनीज़ क्या करती हैं कि अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए और गवर्नेंस, कंपनी मतलब गवर्नेंस को कंप्लाई करने के लिए वो क्या करते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाती हैं जिससे कि वो हमेशा कंप्लाइंट कंपनी कहलाएं और उन पे कोई अननेसेसरी लिटिगेशन या फिर अननेसेसरी कोई बर्डन ना आए जिसको उन्हें फेस करना पड़े इन फ्यूचर। तो इसीलिए कंपनी क्या करते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे सारे कंप्लायंसेस को वो टाइमली मैनेज कर पाए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लायंस फ्रेमवर्क को लेके। तो बेसिकली जो कंप्लायंस होता है वो किसी भी कंपनी में क्या करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, रिस्क को, कॉर्पोरेट इमेज आपकी बेटर बनती है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए किसी भी कंपनी में जिसको फॉलो करके आपकी कंपनी एक कंप्लायंट कंपनी कहलाए और आप किसी भी अननेसेसरी चीज़ों में ना फंसे और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ परस्यू कर पाएँ। तो सबसे पहले अगर हमने ये देखा कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, किसी भी कंपनी में कोई एक अच्छी कंपनी तब माना जाएगा जब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई करेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाइड कंपनी तभी कहलाएगी जब वो कंप्लायंस टाइमली करेगी। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में कंप्लायंस फ्रेमवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज अ सिस्टम डिजाइन टू असिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। मतलब वही है, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है उसके ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए और रिड्यूस करने क्या, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ये था हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क का डेफिनेशन। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ।
कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क सबसे पहली बात है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है सीनियर डिवीज़न, मतलब सीनियर डिवीज़न जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और सीईओ हो गए, इनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये ही एक्टिव नहीं होंगे तो कंपनी में जो लोअर लेवल के स्टाफ हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर अदर जो पर्सनल हैं, वो इस चीज़ के लिए कभी जागरूक होंगे ही नहीं। तो ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है जो कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट रिकग्नाइज द स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और मैनेजमेंट की कि वो रिकग्नाइज करे कि एक कंपनी के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कौन सी रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, कौन सी नेसेसरी फाइलिंग्स उनको करनी है। तो सीनियर मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें। द पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्लायंस प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस प्रोग्राम को बनाने में और उसको मेंटेन रखने में सीनियर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क किसी भी कंपनी में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मानी जाती है क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो पार्टिसिपेशन होता है, वो सीनियर मैनेजमेंट का ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब कॉर्पोरेट्स में कंप्लायंस फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए या फिर क्या होता है। तो कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर कार्ड। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर ही कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क अच्छा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन सकता है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि द कंप्लायंस चार्ट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। द चार्ट प्रोवाइड्स ओवरव्यू ऑफ द एप्लीकेबल लॉ। जो भी मतलब कंपनी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो कंप्लायंस चार्ट हमें बताता है। ऐसे ही कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी और कंप्लायंस स्कोर कार्ड के अलग अलग रोल हैं। जैसे कि कंपनी पे कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे ये हमें कंप्लायंस चार्ट बताता है। उसके बाद कंप्लायंस एडवाइजरी हमें एडवाइस करती है ऑन कंप्लायंसेस, और कंप्लायंस स्कोर कार्ड पे ये दिखता है कि कंपनी ने कितने कंप्लायंसेस कर लिए हैं, कितने अभी पेंडिंग है। तो एक तरीके से पूरा ब्रीफ मिल जाता है कि आने वाले कौन से कंप्लायंसेस हमें करने हैं और कंपनी ने कितने कंप्लायंसेस कर लिए हैं। तो कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर कार्ड। अब A well-designed compliance framework has abilities to perform the following key functions across every type of business organization। एक वेल डिज़ाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क अगर किसी कंपनी में होगा तो उससे क्या क्या चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। मतलब अगर सपोज़ एक एग्जांपल मान लिया जाए, किसी भी कंपनी, सपोज़ रिलायंस कंपनी है, उसमें अगर उसका कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक वेल डिज़ाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो वो ये सारी चीज़ें अचीव कर सकता है और उसको आसानी होगी अपने कंप्लायंस को मेंटेन करने में। सबसे पहले कंप्लायंस डैशबोर्ड। कंप्लायंस डैशबोर्ड में डैशबोर्ड वही होता है: द कंप्लायंस फ्रेमवर्क मस्ट प्रोवाइड अ सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड फॉर ऑल यूजर्स टू ट्रैक एंड ट्रेंड कंप्लायंस इवेंट्स। अब डैशबोर्ड हमें ये बताता है कि कंप्लायंस इवेंट्स, जैसे कि सपोज मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च के महीने में कौन कौन सी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, तो ये हमें बताता है कंप्लायंस डैशबोर्ड। सेकंड है कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। किसी भी कंपनी की कंप्लायंस की पॉलिसी और प्रोसीजर क्या है, कि मतलब कौन से कंप्लायंसेस को कौन करेगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। तो ये अगर होगा तो वो एक वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क माना जाएगा और कंपनी हमेशा कंप्लायंट कंपनी बनी रहेगी। तीसरा है एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कंपनी में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। हर कंपनी के पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो इंडस्ट्री वाइज होते हैं। कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो मायने रखता है। तो हमेशा कंपनी को जो चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके सिंक में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिंक्रोनाइज रहेगी चेंजेस के साथ तो वो अकॉर्डिंगली ही कंप्लायंस को मैनेज कर पाएगी। तो कंटिन्यूसली स्टे इन सिंक विद चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। सो कंपनी नीड्स टू synchronize with the really dynamic and changing rules and regulations so that company can become a compliant company throughout its lifetime। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब ये है कि अगर सपोज रियल टाइम सिस्टम होता है, एक ये रियल टाइम सिस्टम होता है। आप कह सकते हो कि सपोज कंपनी में अगर कंप्लायंसेस हो रहे हैं तो कंप्लायंस हो रहे हैं लेकिन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए भी एक ऑडिट होता है जिसको कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं। तो मतलब टाइम टू टाइम कंपनी पे कंप्लायंस ऑडिट होना चाहिए कि सब सारे कंप्लायंसेस टाइमली हो रहे हैं, सही से हो रहे हैं या फिर इनकम्प्लीट कंप्लायंसेस तो नहीं है। मतलब इसके लिए भी एक ऑडिट होना चाहिए। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट।
मतलब अगर कोई भी कंपनी कंप्लायंट होती है तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ऑलरेडी मतलब उसके जो क्वालिटी का मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही मतलब सही तरीके से आप बोल सकते हो। कंपनी का मतलब ये बोल सकते हैं कि कंपनी के जो मोस्ट क्वालिटी प्रैक्टिसेस एग्री इज दैट कंप्लायंस एंड क्वालिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब क्वालिटी जैसे आपकी कंप्लायंसेस अच्छी होती जाएगी वैसे ही कंपनी की क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब एक पब्लिक के भी नज़र में आप कंप्लायंट कंपनी रहते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ही होता है। तो इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करने में फ़ायदा करता है वेल डिज़ाइन फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद है कंप्लायंस ट्रेनिंग। अब कंप्लायंस ट्रेनिंग ये तो है कि हर कंपनी को पता है कि उसको कौन कौन से कंप्लायंस करने हैं, कैसे कैसे करना है, क्योंकि उसके पास कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। लेकिन जो कंप्लायंस कर रहा है, जो एम्प्लॉय कंप्लायंस कर रहा है या फिर जो रिस्पेक्टिव हेड कंप्लायंस कर रहे हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्लायंस कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग मतलब टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्योंकि जैसे सपोज कोई भी लॉ चेंज हो रहा है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं तो उनको अकॉर्डिंगली उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सो दैट उनको भी मतलब जो ये डायनेमिक चेंजेस हैं उनको इस चीज़ों से वो मतलब रेडी रहें इन चीज़ों को लेकर और कंप्लायंस को अच्छे से कर पाएँ। और कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, द कंपनी मस्ट क्रिएट प्लान टू मैनेज एंड रिपोर्ट स्टेटस ऑफ ऑल कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो इसमें क्या होता है, जो भी कंप्लायंसेस हो गए उसकी भी एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है कि मतलब आपको किसके पास रिपोर्ट करना है, ताकि कंपनी को ये पता चल सके और मैनेजमेंट को ये पता चल सके कि कंपनी के ऊपर ये कंपनी कंप्लायंस की ऑब्लिगेशंस थी और कंपनी ने ये ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया है। फिर उसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब किसी भी कंपनी में कंप्लायंस फ्रेमवर्क सेटअप कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। तो किसी भी कंपनी में ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से कंप्लायंसेस ऑब्लिगेशंस हैं। अब सपोज एक नॉर्मल कंपनी है उसके ऊपर तो सारे जो एमसीए के फॉर्म्स वगैरह हैं वो सारे कंप्लायंसेस आएंगे प्लस रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं। अब लेकिन सपोज कोई सी भी कंपनी जैसे सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारी एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं। तो अकॉर्डिंगली जिस टाइप की कंपनी है उसी टाइप के हमें कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना है कंपनी के अंदर। फिर सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। तो हमें जैसे ही पता चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं मतलब कौन कौन से कंप्लायंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, हम कंप्लायंस चार्ट बना लेंगे। कंप्लायंस चार्ट से हमें पता चल जाएगा, उससे हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन कर देंगे, किसकी क्या रोल्स है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन कौन से कंप्लायंस करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब सारी चीज़ें उसमें हम इंक्लूड कर देंगे कंप्लायंस चार्ट में। फिर थर्ड स्टेप है असेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस। हम असेस करेंगे कंपनी के जो भी हिस्टोरिकल है, सपोज आप आज की डेट में अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क कंपनी में बनाना चाहते हो तो हम हिस्टोरिकल उसका कंप्लायंस हिस्ट्री देखेंगे कि कंपनी ने पहले कौन कौन से फॉर्म्स भरे हैं या फिर पहले कितनी बार रेगुलेटरी फाइलिंग्स या फिर टैक्स फाइलिंग उसने करी है, जो जो उसके पास एप्लीकेबल रेगुलेटर्स की कंप्लायंसेस थे वो कैसे किए हैं। तो मतलब एक हम असेसमेंट करेंगे हिस्टोरिकल डेटा का। फिर असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, हम कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सपोज़ हमें ये पता होना चाहिए कि सपोज़ अगर हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी या फिर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए तो हमें ये पता होना चाहिए उसकी ऑब्लिगेशन कितनी हो सकती है हमारे ऊपर। तभी हम अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने डिविजन्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कंप्लायंसेस के लिए। तो उन्हें भी इसकी मतलब ग्रेविटी का पता होना चाहिए कि अगर कंप्लायंस नहीं किया तो मतलब क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में होता है कंप्लायंस एक्शन और रिपोर्टिंग। जब आपने मतलब सारी प्रोसेस इस्टेब्लिश कर ली, आपने सारे कंप्लायंसेस पूरे कर लिए, उसके बाद आप रिपोर्ट किसको करेंगे। रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों क्योंकि एक कंपनी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में क्या क्या कंप्लायंस हो रहे हैं, टाइमली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसकी जो रिपोर्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली कंपनी उस चीज़ से मतलब अवेयर हो पाएगी कि कंपनी के ऊपर कंप्लायंस के जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसलिए रिपोर्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इस प्रोसेस में। तो ये था प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप फॉर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 पूरा ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपकमिंग वीडियोस कब आएंगी, कब कौन से बुक का रिवीजन होना है, सारी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।